हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह है संविधान का संशोधन। आज हमें पढ़ना है कि संविधान का संशोधन कितने प्रकार से संविधान का संशोधन हमारे संविधान में हो सकता है, संविधान के संशोधन की आवश्यकता आखिर हमें क्यों पड़ी और कितने प्रकार से हमारे संविधान का संशोधन हो सकता है। और इसके साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ग्रहण की है तथा कैसे कैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इन सभी बातों की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि संविधान के संशोधन का हमारे संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन का हमारे संविधान में भाग 20 का भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह आता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह हमारे संविधान निर्माताओं ने किस देश से ली हुई है। तो यह ली हुई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इन्होंने क्या किया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली हुई है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जैसे हमने संविधान की पुरानी पद्धति को अपनाया हुआ है, ठीक है, और उस पद्धति में जब कुछ बदलने की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ नया आ गया, कोई नया कानून या नया नियम आ गया, तो जब हमें संविधान में कोई नया कानून जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है और जो हमने संविधान अपनाया हुआ है उस संविधान से कुछ अनावश्यक कानून जैसे जिनका कोई आज के युग में कोई उपयोग नहीं है, जब हम उसको हटाते हैं तो हमें संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान के संशोधन की क्या होती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान का जो संशोधन है उसका उल्लेख संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन का जो अधिकार है, मतलब संविधान का संशोधन केवल हमारी संसद ही कर सकती है। संविधान का जो संशोधन है वह केवल हमारी संसद ही कर सकती है और इसमें राज्य विधानमंडल की कोई भी भूमिका नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान का जो संशोधन है वह केवल हमारी संसद ही कर सकती है, उसमें राज्य विधानमंडल की कोई भी भूमिका नहीं है। अब इसके बाद हमें देखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि कैसे संविधान का जो संशोधन होता है वह कैसे विधेयक आता है, कैसे कैसे पास होता है। इस सभी प्रक्रिया को हम आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंद करा था क्यों? जी, तो अब हमें पढ़ना है संविधान का संशोधन कि संविधान के संशोधन की पूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो देखिए, सबसे पहले संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है जिसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य, जैसे हम सांसद कहते हैं, जैसे या तो इस विधेयक को मंत्री या मतलब जो सदस्य सरकारी नौकरियों में नहीं है तो वो इस जो विधेयक को है वो सदस्य ला सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति की आप अनुमति नहीं
ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि वह जो विधेयक है उसे आपको दोनों सदनों से पास करवाना पड़ता है, विशेष बहुमत से। दोनों सदनों से आपको विशेष बहुमत से पास करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको लोकसभा से उसके लिए अलग और राज्यसभा से अलग पास करवाना पड़ता है। और यदि जैसे कोई विधेयक आया और उसमें गतिरोध हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा ने उसे पास कर दिया और राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, मतलब कि कोई भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, तो वह विधेयक फिर से आपको पुनः उसी प्रक्रिया द्वारा लाना पड़ेगा। तो यही है हमारी प्रोसेस। इसे आज हम अब लिख कर देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है कि सबसे पहले आप संविधान का जो संशोधन है उसका एक विधेयक लाते हैं, विधेयक लाते हैं और आप इसे राज्यसभा अथवा लोकसभा, राज्यसभा अथवा लोकसभा किसी भी सदन में ला सकते हैं। लोकसभा, एक मिनट, जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, उसको जानते हैं कि कैसे कैसे संविधान में संशोधन होता है। तो सबसे पहले आप एक विधेयक लाते हैं, ठीक है, उसे आप लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में ला सकते हैं। इसके लिए निश्चित नहीं है कि आप लोकसभा में या राज्यसभा में ला सकते हैं, आप किसी भी सदन में इसको ला सकते हैं। इससे फिर क्या होता है, जो अगली प्रोसेस होती है, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। तो इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य, इसका मतलब है जो सदस्य नौकरी, सरकारी नौकरी में सरकार को लाभ नहीं दे रहे हैं या किसी भी सरकारी नौकरी के लाभ के पद पर नहीं है, तो इन्हें हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि जो सांसद होंगे, तो फिर ठीक है, तो मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य इसे किसी भी सदन में ला सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी प्रोसेस होती है वह होती है कि इसको आप, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसके लिए लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना क्या है, आवश्यक नहीं है। मतलब जैसे कुछ संशोधन होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो 3 चरण हो जाते हैं, फिर इसके बाद जो चौथी प्रक्रिया होती है वह होती है कि आपको इसे दोनों सदन से विशेष बहुमत से अलग अलग पारित करवाना पड़ता है, मतलब राज्यसभा से अलग और लोकसभा से अलग। किसके द्वारा, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत। तो अभी विशेष बहुमत क्या है इसको समझ लेते हैं। तो विशेष बहुमत होता है कि सदन में जो उस सदन में उस समय उपस्थित है, जैसे सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, मतलब जो सदन में जितने भी सदस्य अभी उपस्थित हैं उनमें से 2/3 सदस्य सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य, जो कि किससे, सदन की कुल सदन संख्या से क्या हो, 50% ज्यादा हो। कहने का मतलब कि सदन में जो उस समय उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनमें से 3 में से 2, यानी 3 में से 2 जो सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए।
फिर इसके बाद जो पांचवी इसमें कंडीशन आती है वह है कि यदि जैसे दोनों सदनों में ये विधेयक आया, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक या कानून आया, अब उसे लोकसभा ने तो पास कर दिया, ठीक है, क्या किया, लोकसभा ने तो पास कर दिया, परंतु राज्यसभा ने उसे क्या किया, अस्वीकार कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया कि नहीं हम आपके मत से सहमत नहीं है। तो क्या है कि संयुक्त बैठक, मतलब जो संयुक्त बैठक होती है कि जैसे दोनों जो सदन है उनमें यदि जैसे किसी विधेयक या कानून पर अगर गतिरोध पैदा होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें उस बैठक के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। परंतु यहाँ पर संयुक्त बैठक का क्या है, कोई भी प्रावधान नहीं है कि मतलब यदि जैसे संयुक्त बैठक नहीं कराई जाएगी तो यह पूरी प्रोसेस जिसके द्वारा आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। विशेष बहुमत से 368 आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत के द्वारा आप संविधान में संशोधन क्या करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि संविधान संशोधन के प्रकार के, आखिर हमारे संविधान का संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं संविधान का संशोधन, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि संविधान का संशोधन, कि आखिर संविधान का संशोधन हमारे संविधान में है जो कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है। तो देखिए संविधान में जो संशोधन है वह 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, जिसमें जैसे एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। तो यह 3 प्रकार से संविधान का संशोधन हो सकता है। और अब हम इन तीनों में देखेंगे कि साधारण बहुमत में किस प्रकार से संविधान का संशोधन होता है, विशेष बहुमत में किस प्रकार का संविधान संशोधन होता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के बहुमत में किस प्रकार का संविधान संशोधन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संशोधन, और यह 3 प्रकार से, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। अब इसमें देखते हैं कि विशेष बहुमत में क्या होता है और साधारण बहुमत में क्या होता है और आधे से अधिक राज्यों में विशेष बहुमत क्या होता है। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उस समय, जैसे जिस समय कानून पास हो रहा है, तो उस समय जो भी सदस्य हैं सदन में, वह जो भी उपस्थित सदस्य हैं एवं जैसे उपस्थित हैं तो उपस्थित करने वाले सदस्यों का मतदान, मतलब जो भी सदस्य उपस्थित हैं वही मतदान कर सकते हैं। तो साधारण बहुमत होता है जैसे उपस्थित, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत, मतदान का बहुमत। फिर विशेष बहुमत में क्या होता है, इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कि सदन में उपस्थित, जैसे जो सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 यानी 3 में से 2, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या से क्या हो, 50% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो। और विशेष बहुमत में यहां पर भी यही आ जाएगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में आधे से अधिक राज्य, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में 28 राज्य हैं तो कितने, 14 राज्यों की भी क्या चाहिए, सहमति। तो यह हो जाता है विशेष बहुमत में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो तीनों कंडीशनें हैं इसके द्वारा अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग कंडीशनों पे संविधान में संशोधन
होता है। क्या? अलग अलग कंडीशनों के द्वारा। जैसे विशेष बहुमत के द्वारा कुछ संविधान संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा कुछ संविधान संशोधन होते हैं, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। तो अब आपको यही देखना है कि साधारण बहुमत के द्वारा कौन से संविधान संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा कौन से संविधान संशोधन होते हैं, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा कौन से संविधान संशोधन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा कौन से संविधान संशोधन होते हैं। तो इसके द्वारा जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसके द्वारा जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर ये होते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वह बहुत ज्यादा है, इसलिए आप साधारण बहुमत की न याद रखकर आप विशेष बहुमत की याद रखिएगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं और कौन कौन से विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा होते हैं। आप इनकी कंडीशनों को याद रखिएगा तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि साधारण बहुमत के द्वारा देखिए सबसे पहले संविधान में जो संशोधन होता है वह होता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं वर्तमान राज्यों की नाम, सीमाओं और दशाओं में परिवर्तन। मतलब कि जैसे जो नए राज्य, यदि भारतीय संघ में कोई नया राज्य शामिल होना चाहता है तो उसे भी हम साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। और जैसे वर्तमान जो राज्य हैं उनकी नाम, सीमाओं, क्षेत्र आदि का गठन करके मतलब उनके भाग भी हम कर सकते हैं, और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? साधारण बहुमत के द्वारा होती है। फिर इसके बाद इसमें ही जो सेकंड कंडीशन आती है वह है कि संसद की जो कार्यवाही, संसद की कार्यवाही किस प्रकार से होगी, तो यह भी हम साधारण बहुमत के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फिर संसद की जो भाषा है, जैसे संसद की क्या है? भाषा है कि मतलब संसद में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा, तो उसे भी हम साधारण बहुमत के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं। फिर इसी में आता है कि जो सांसद होते हैं उनकी जैसे वेतन एवं भत्ते, जैसे जो संसद के सदस्य होते हैं सांसद, उनके वेतन एवं भत्ते, तो वो भी इसी साधारण बहुमत के द्वारा आ सकते हैं। फिर इसी में एक आता है कि राजभाषा, जैसे राजभाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, तो इसे भी साधारण बहुमत के द्वारा हम वो कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं कि हमें राजभाषा का प्रयोग, कौन सी राजभाषा का प्रयोग करना है। फिर इसी में आता है एक संसद की भाषा, अंग्रेजी भाषा का संसद में प्रयोग, कि मतलब अंग्रेजी भाषा का हम संसद में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, यह भी साधारण बहुमत द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसी में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो भी हम इसी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी कंडीशन है इसकी, और भी कई है, तो आप इसे मत याद रखना, ये साधारण बहुमत के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं, मतलब कि इनमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा हम कौन कौन से संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले विशेष बहुमत के द्वारा आप संविधान में मूल अधिकार, जैसे मूल अधिकार हैं, यानी आपको मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करना है तो आपको उसे विशेष बहुमत से क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। किससे? विशेष बहुमत से। फिर इसी में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, तो इसे भी आपको विशेष बहुमत से संशोधित करना पड़ेगा। अब एक जैसे यहां पर समझने वाली बात है कि देखिए मूल अधिकार का विशेष बहुमत से संविधान में संशोधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यह मूल अधिकार है जो संविधान के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। यह क्या है? मूल अधिकार है जो संविधान के द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इस नागरिकों को प्रदान किए गए हैं।
तो यदि इस कारण से यदि हम इसे विशेष बहुमत से पारित नहीं करेंगे, मतलब संशोधित नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी उठा करके इन्हें संशोधित कर देगा। तो इस कारण से इन्हें मूल अधिकारों को विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है। इसी के साथ साथ नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह भी क्या है, जो है वह जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य, जैसे किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस कारण से नीति निर्देशक तत्व का भी विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। फिर इसके साथ जो इसकी जो अगली हेडिंग है, एक और कंडीशन है कि वे सभी उपबंध, जैसे वे सभी उपबंध जो प्रथम, फर्स्ट और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं, तो यह भी क्या किए जाते हैं, विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो आप ये याद रखना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट से सही है कि संविधान के विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जाते हैं, फिर ऑप्शन में आपको दे देगा कि एक मूल अधिकार, दो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा दे देगा कि वे उपबंध जो फर्स्ट एवं थर्ड सूची से संबंधित नहीं है। फिर ऐसे करके आपको दे देगा कि ऑप्शन में कि कौन कौन से सही है। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे आपको याद रखना है। तो आप इसे याद रखना कि विशेष बहुमत के द्वारा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और वे जो पहली और तीसरी सूची से संबंधित नहीं है, ये सभी उपबंध विशेष बहुमत के द्वारा पास किए जाते हैं या संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा प्लस एक आधे राज्यों की अधिक सहमति के द्वारा कौन कौन से जो संशोधन किए जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जी, तो अब हमें पढ़ना है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति पर कौन से संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान में संशोधन किया जाता है वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया। मतलब यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया है, यदि उसमें किसी प्रकार का संशोधन आपको करना है तो उसमें आपको राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की सहमति भी लेनी पड़ेगी। तो ये आप याद रखना। इसके बाद जो सेकंड वो है उसमें है केंद्र एवं राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। मतलब जो केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, मतलब उनकी कार्य करने की शक्तियां हैं उनकी सरकारों की, उनके विस्तार में यदि किसी प्रकार का भी संशोधन किया जाता है तो उसमें भी राज्यों के क्या 1/2 राज्यों की सहमति क्या है, आवश्यक है। फिर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार का आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय से संबंधित, तो भी आपको ये आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। मतलब यदि केंद्र एवं राज्यों के बीच जो विधान कानून बनाने की शक्तियां हैं, यदि उनमें किसी प्रकार का विभाजन होता है, विभाजन से संबंधित है, जैसे किसी आप मतलब केंद्र को शक्तियां ज्यादा देना चाहते हैं या राज्यों को कम देना चाहते हैं, तो आपको विधायी शक्तियों का विभाजन के बारे में जो संशोधन करना पड़ेगा वह में आधे से अधिक राज्यों की सहमति क्या है, आवश्यक है।
फिर इसके बाद 7वीं जो अनुसूची है उससे संबंधित विषय, ठीक है, 7वीं अनुसूची है जो उससे संबंधित विषय में भी आपको आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यदि जैसे संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उनमें से यदि आप बदलना चाहते हैं कोई, तो उसमें भी आपको 1/2 राज्यों की सहमति क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो लास्ट है वह है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, मतलब कि संविधान का संशोधन जो करने की जो शक्ति है वह और इसकी प्रक्रिया में यदि आप किसी प्रकार की संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये 7 पॉइंट। और विशेष बहुमत वाले आपको याद रखना है कि विशेष बहुमत में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो पहली और तीसरी अनुसूची से संबंधित है, इसके बारे में आपको ये दोनों याद रखना है। तो आप तीसरे वाले में जो साधारण बहुमत से पास होते हैं, संशोधन पास होते हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब ये 2 आप याद रख लेंगे, तीसरे में आप लॉजिक लगा के आराम से कर दोगे। इसके बाद अब हमें पढ़ना है कि संविधान संशोधन की कुछ जो राजनीतिज्ञ हुए हैं उन्होंने संविधान संशोधन की क्या की है कि आलोचना भी की है, कि उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। तो अब हमें उस आलोचना को देखना है, इसके बाद आपका यह लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम आलोचना को देखते हैं। जी, तो अब हमें पढ़ना है संविधान संशोधन की आलोचना। कुछ राजनीतिज्ञों ने संविधान संशोधन की जो यह प्रक्रिया है इसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के लिए कोई अलग समिति नहीं है, मतलब कोई एक निश्चित समिति नहीं है। जैसे आपके यूपीएससी है, जैसे सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी है, हर स्टेट की पीएससी है, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो इसी प्रकार उनका कहना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है तो इसके लिए एक विशेष सहमति होनी चाहिए जो इसके संविधान संशोधन की देखभाल करे कि कौन सा संविधान संशोधन हो और कौन सा संविधान का संशोधन ना हो। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष समिति नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी आलोचना क्या की है, उन्होंने दूसरी आलोचना की है कि संविधान के बहुत बड़े भाग को, मतलब संविधान के एक बहुत बड़े भाग को केवल संसद क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, मतलब केवल संसद की सहमति से वह संशोधित हो सकता है। अब वह चाहे विशेष बहुमत से हो, विशेष बहुमत, और चाहे वह क्या हो, साधारण बहुमत से हो, साधारण बहुमत। तो संविधान के एक बहुत बड़े भाग को संसद संशोधित कर सकती है, चाहे विशेष बहुमत से हो चाहे साधारण बहुमत से हो। फिर उन्होंने तीसरी जो आलोचना की है, उन्होंने कहा है कि इसमें राज्य विधानमंडल का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या है, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का प्रतिनिधित्व क्या है, नहीं है, मतलब राज्य विधानमंडल का प्रतिनिधित्व, किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उन्होंने जो चौथी आलोचना की है वह है कि उन्होंने कहा है कि जैसे संविधान का संशोधन विधेयक इतनी बड़ी प्रक्रिया है, तो यदि संविधान के संशोधन विधेयक में लोकसभा एवं राज्यसभा जो दोनों सदन है उनके बीच किसी भी प्रकार का गतिरोध हो जाता है, जैसे मतलब भेदभाव का भाव आ जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक
संयुक्त बैठक का उन्होंने कहा है कि प्रावधान नहीं है, मतलब कि किसी भी प्रकार की आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हो। तो यह उन्होंने आलोचना की है, ठीक है, कि समिति नहीं है, सांसद ही विशेष बहुमत अथवा साधारण बहुमत से पास कर सकती है, राज्य विधानमंडल का मतलब कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और उन्होंने कहा कि विशेष बहुमत के छोड़ करके, मतलब विशेष बहुमत ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ करके संसद बहुत सा संशोधन, संविधान में संशोधन केवल किससे, साधारण बहुमत से कर सकती है, साधारण बहुमत, मतलब संसद में जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उन्हीं की सहमति से। तो यह भी उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यह भी प्रक्रिया जो है क्या है, ठीक नहीं है। फिर भी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, मतलब कि देखिए फिर इसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है इसका, कि आलोचना भी हो गई, अब हमने प्लस पॉइंट भी देख लिए और माइनस पॉइंट भी देख लिए, ठीक है। फिर भी इसका रिजल्ट जो बाद में क्या निकलता है, उन्होंने कहा है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया अपने आप में मतलब ठीक है। ना तो हम यह कह सकते हैं कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही खराब है और ना ही बहुत ही अच्छी है। मतलब उन्होंने कहा कि संविधान का संशोधन जो है, मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है वह ना तो इतना लचीला है, क्या है उसमें ना तो इतना लचीलापन है कि जिसके कारण कि जैसे जो भी सत्तारूढ़ पार्टी आए वह अपने हित के अनुसार क्या कर ले, संविधान में संशोधन कर ले। तो इतना लचीलापन भी नहीं है और ना ही मतलब इतनी कठोरता है, क्या है, ना ही इतनी कठोरता है कि हम आवश्यकता पड़ने पर भी संविधान का संशोधन ना कर सके। मतलब इतनी भी कठोरता नहीं है हमारे संविधान संशोधन में कि हम संविधान का संशोधन ना कर सकें। इसी प्रकार इसी कारण से जो हमारे जो एक राजनीतिज्ञ हुए हैं के.सी. व्हीयर, ये जो राजनीतिज्ञ हुए हैं इन्होंने कहा है कि मतलब हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है वह कठोरता और लचीलेपन का क्या है, बहुत ही अच्छा मिश्रण है। मतलब कठोरता और लचीलेपन, लचीलेपन का क्या है, मिश्रण है। तो यह उन्होंने कहा कि ना हमारे जो के.सी. व्हीयर हुए हैं उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का क्या है, बहुत ही अच्छा एक मिश्रण है। अब इसमें आपको एक लास्ट पॉइंट और याद रखना है, लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान के संशोधन के द्वारा, मतलब संविधान के संशोधन के द्वारा आप जैसे 368 के तहत हम संविधान का संशोधन करते हैं, ठीक है। अब 368 के द्वारा भी आप संविधान में कि जो जैसे भारतीय संविधान की है जो मूल विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन आप क्या कर सकते हैं, संविधान के संशोधन 368 के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मूल विशेषता जैसे हमारा जो भारत है वहां पर क्या है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है भारत में। तो आप ऐसा ना करो कि संविधान के संशोधन के द्वारा इस संसदीय व्यवस्था को ही क्या कर दो, संशोधित कर दो, मतलब हटा दो और कोई अन्य जैसे अमेरिका की तरह कौन सी व्यवस्था ला दो, अध्यक्षात्मक व्यवस्था ला दो। तो संविधान उसमें कहा गया कि मूल संविधान संशोधन द्वारा आप भारतीय संविधान की जो मूल विशेषता है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसके बाद जो मूल विशेषताओं के बारे में अगर आप चर्चा करें तो इसके बाद जो अगला चैप्टर है वह मूल विशेषताओं का ही होने वाला है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी मूल विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जी। तो यह था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने संविधान संशोधन से संबंधित
संपूर्ण चर्चा कर ली है और इसके ज्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं, मुझे नहीं पता कि इससे भी कुछ गहरा होता है। तो हमने जो संविधान का संशोधन है उसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर ली गई है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह मूल विशेषताओं के ऊपर होगा। तब तक के लिए यदि आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और यदि आप अपने कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो उन सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिनका सादर आमंत्रण है आप कमेंट लिखने के लिए। तो आप सभी कमेंट लिखिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए विधान क्लासेस के साथ कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहिए। गुड डे, टेक केयर।